दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन देखोगे तो टाटा टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड थी। इसका रीज़न था कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कि आज के दिन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हमें दिखा। बट एक बात है कि आज के दिन सिर्फ टाटा टेक्नोलॉजीज ही नहीं, बाकी आईटी कंपनी की भी परफॉर्मेंस हमें ख़राब ही देखने को मिली है। और आज के दिन दोस्तों निफ्टी आईटी इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो वहीं पर हमें 2.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। एक इंडेक्स 2.5% गिरा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो इंडेक्स में जो कंपनीज़ हैं उसकी हालत कैसी होगी। अब इस इंडेक्स में 10 कंपनी है, जिसमें से 9 कंपनी आज के दिन हमें नीचे ही दिख रही है। सिर्फ एक कंपनी ही ऐसी है जो कि हमें पॉजिटिव दिख रही है, बाकी 10 में से 9 कंपनी नीचे है। और निफ्टी आईटी का परफॉर्मेंस एक लंबे टाइम से कुछ खास अच्छा दिखा नहीं है। पिछले एक साल में 32% तक ये इंडेक्स गिर चुका है, 6 महीने में 30% तक, और पिछले 5 साल का भी रिटर्न्स अगर देखोगे तो नेगेटिव है। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स 6 साल के लोवेस्ट लेवल पे है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब निफ्टी आईटी गिर रही है तो इसका इम्पैक्ट हर दूसरी आईटी कंपनीज़ में दिख रहा है, जिसमें टाटा टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ का भी नाम हमें दिखता है। और अभी टाटा टेक्नोलॉजीज अपनी 52 वीक हाई से मात्र 12% ही नीचे है। बट ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट आपको 40% से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। बट अगर अप्रैल से मिड जून तक का पीरियड देखोगे टाटा टेक्नोलॉजीज़ का, तो वहाँ पर 50% की रिकवरी भी टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने दिखाया था। अब आज के दिन गिरावट का ये भी एक बड़ा कारण है कि आज के दिन पूरे आईटी सेक्टर में एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा है, और इन्वेस्टर ने उन सारी कंपनी में ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग किया है, जिसमें रिसेंट टाइम में एक अच्छी तेज़ी दिखी थी, जिसमें टाटा टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ का भी नाम है दिखेगा। अप्रैल से मिड जून में 50% की तेज़ी दिखी थी, तो इन्वेस्टर्स ने एक अच्छी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन टाटा टेक्नोलॉजीज़ के शेयर में किया है। अब उससे पहले देखोगे तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ लगातार हमें गिरती हुई ही दिख रही थी। अब इसका सबसे बड़ा कारण है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज से ये कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 80% आता है, और ये इंडस्ट्री में जो R&D स्पेंडिंग है उसमें एक अनसर्टेनिटीज़ हमें दिखाता है रेगुलेटरी की तरफ से, जिससे ग्लोबल ऑटो मेकर्स के रेवेन्यू में डायरेक्टली इम्पैक्ट दिखाता, और उसमें जो भी सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं उसके अर्निंग्स में भी इम्पैक्ट दिखाता है, जिसमें आपको टाटा टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ का नाम देखने को मिल जाएगा। और अभी बीच में तेज़ी क्यों दिखी थी? क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी में जो सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़ी सी इन्वेस्टर की शिफ्ट हो गई थी पॉजिटिव की ओर, क्योंकि हाल ही में जो कंपनी ने Q4 के अर्निंग्स रिपोर्ट किया था वो थोड़े अट्रैक्टिव थे। उस वजह से टाटा टेक्नोलॉजीज़ के शेयर में 7% की तेज़ी भी हमें देखने को मिली थी। तो अर्निंग्स कंपनी का कैसा था तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर लगातार कंपनी के जो रेवेन्यू हैं वो हमें 1% से 1.5% से या 3% से ग्रोथ रिपोर्ट करते हुए दिखते थे, या फिर डी ग्रोथ हमें देखने को मिलता था। मतलब डबल डिजिट की ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में दिखती ही नहीं थी। और अभी हाल ही में जो कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया उसमें 22% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने ग्रोथ शो की थी, और प्रॉफिट में भी डबल डिजिट की ग्रोथ हमें देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो लगातार कंसर्न था कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अर्निंग्स इम्पैक्ट हो रहे हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ की वजह से, और रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में चल रहा है, वो सारी चीज़ें थोड़े इन्वेस्टर्स के मन से वाइप आउट हो गया, और इस वजह से एक बड़ी तेज़ी हमें दिखी थी अर्निंग्स के बाद। और आज के दिन वही सारी चीज़ों का एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर चल सकते हो। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC बैंक की दोस्तों बात करें तो हाल ही में ये कंपनी कुछ बड़े न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली है। इसमें पहले न्यूज़ की बात करें तो पहली न्यूज़ ये है कि HDFC बैंक को लीगल फर्म ने क्लीन चिट दे दिया है, जो एलिगेशन लगा था इनके एक्स चेयरमैन से।
एथिक्स का रीज़न देकर उन्होंने रिज़ाइन किया था कंपनी को। गवर्नेंस इश्यूज़ का टैग यहाँ पर लगा था HDFC बैंक पे, और इस वजह से एक बड़ी सेल ऑफ HDFC बैंक का शेयर फेस किया था। क्लैरिफिकेशन में HDFC बैंक ने बोला था कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, RBI ने भी बोला कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी वो जो सेंटिमेंट नेगेटिव बनी थी एक्स चेयरमैन के रेजिग्नेशन से, वो पॉजिटिव नहीं हो पाई। और अभी लीगल फर्म ने अपने रिपोर्ट्स में ये क्लियर कर दिया है कि कोई भी ऐसा गवर्नेंस इश्यूज़ नहीं है, और जो भी चेयरमैन ने एथिक्स क्लेम किया था उसको उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया है, और साथ में क्लीन चिट भी दे दिया है HDFC बैंक को। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाती है उनके लिए जिनके मन में डर था कि HDFC बैंक के इंटरनली कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, इंटीग्रिटी पे सवाल जिनको था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, और ये एक तरह से बहुत ही बढ़िया न्यूज़ बन जाती है। और इसके अलावा एक और न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। HDFC बैंक आज के दिन ज़रूर मार्जिनली नीचे देखने को मिल रही थी हमें बीच में, बट कंपनी से रिलेटेड आज के दिन एक बड़ी खबर दिखी है। राजीव कुमार को कंपनी ने एज ए चेयरमैन अपॉइंट कर लिया है। जेफरीज इस कंपनी को लेकर बुलिश है। टारगेट प्राइस भी उन्होंने थोड़ा अपग्रेड वाला दिया है। अब देखो, राजीव कुमार जो कंपनी को एज ए चेयरमैन ज्वाइन करने वाले हैं, ये फुल टाइम नहीं, ये भी पार्ट टाइम रहने वाले हैं। अभी तक तो रिपोर्ट कह रहा है कि 3 साल के लिए ये एज ए चेयरमैन कंपनी को सर्व करेंगे। आगे चलकर हो सकता है कि कंपनी टेन्योर एक्सटेंड कर दे, बट अभी जो खबर है वो खबर सही है, क्योंकि इंटरनली प्रॉब्लम चल रहा था ना, ऐसे इन्वेस्टर्स के मन में क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स को तो क्लीन चिट मिल चुका है, कंपनी के चेयरमैन भी अपॉइंट हो चुके हैं। तो HDFC बैंक जो अभी अपने 52 वीक हाई से अच्छा खासा नीचे है, ये 52 वीक हाई से मे बी अब रिकवरी आपको थोड़ी बढ़ती हुई दिखेगी। मे बी हो सकता है कि मार्केट कंडीशन अगर ख़राब रहे तो रिकवरी देखने को ना मिले, बट जो प्रॉब्लम्स की वजह से HDFC बैंक लगातार नीचे जा रही थी, वो प्रॉब्लम्स अभी HDFC बैंक ने शॉर्ट आउट कर लिया है। और दोस्तों, अगर आपको मार्केट में हर कंपनी के टेक्निकल को एनालिसिस करने में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। टेक्निकल्स को देकर आपको ये क्लैरिटी मिल जाता है कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा मिलती हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें जो हमें HDFC बैंक से रिलेटेड सुनने को अभी मिली हैं, ये बेशक एक अच्छी न्यूज़ है। अब ये सारी न्यूज़ की बेसिस पे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स HDFC बैंक में वापस एंट्री लेते हुए नजर आए, क्योंकि 30,000 करोड़ की सेलिंग उन्होंने Q4 में HDFC बैंक के शेयर्स की है। रीजंस तो मैंने आपको बता ही दिया, चेयरमैन के रेजिग्नेशन का था, और वो स्टेक समय DIS के पास जाती हुई दिखी, पब्लिक के पास भी जाती हुई दिखी। अब यहाँ पर FIs वापसी मान लो करती है, तो ये सारी चीज़ें भी इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट देने का काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब देखना पड़ेगा कि आने वाले कल में कैसा होता है। बाकी अभी HDFC बैंक का जो फ्यूचर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया के इन्फ्लेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा। अभी वॉर जैसी सिचुएशन तो ख़त्म होती हुई दिखी थी, फिर से टेंशन्स बढ़ गई हैं। मल्टीपल फॉल्स क्लेम भी ट्रम्प करना शुरू कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी जो हमें दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें अगर इंडिया के इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं, इंडिया के इन्फ्लेशन को बढ़ाती नहीं है, तो RBI अपने रेपो रेट कट में भी करती हुई नज़र ना आए, या फिर अनचेंज करती हुई नज़र आए। ठीक है, कट तो छोड़ दो अभी। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ाती है तो जो मार्क है 5% इन्फ्लेशन का बाई 2027 फाइनेंशियल ईयर RBI का, इसके नंबर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली रेट हाइक्स हमें दिख सकती है। और उस टाइम HDFC बैंक के लिए एक नया प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उससे इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट डैमेज हो गए। लोन सैंक्शंस के नंबर में भी स्लो डाउन हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि लोन महंगा हो जाता है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, मतलब मुश्किल हो जाती हैं लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, और डिफ़ॉल्ट्स होने की भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है अगर आप HDFC बैंक के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है कांदोई ट्रांसपोर्ट। हाल ही में इस कंपनी ने 3:1 के रेशो में बोनस की अनाउंसमेंट की है, जिसमें 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को इसने 3 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।